अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? स्टूडेंट क्रिएट्स टेबल टू शो अ रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच रो इज नॉट अ रीजनेबल एस्टिमेट। एस्टिमेशंस के अंदर मैंने आपको वो लिस्ट ऑफ एस्टिमेशंस भेज दिए थे। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज एवरीथिंग, देयर इज जस्ट टू अंडरस्टैंड अ बेसिक लॉजिक क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट यू गोइंग टू लर्न इन वन डे। आपका जैसे जैसे कोर्स होता रहेगा आपको आइडिया होता रहेगा वेवलेंथ्स का, करंट्स का, सो फोर्थ एंड सो ऑन, तो वो साथ साथ कवर अप हो जाएगा। फॉर नाउ सेकंड, वाटर प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द गार्डन पॉन्ड इज 10 to the power of 6 Pascal, which is absurd, totally absurd. इतना ज्यादा प्रेशर वाटर होज का नहीं होता, स्पेशली ऑफ द ग्राउंड। सो वी आर गोइंग टू गो विद दिस ऑप्शन। हाँ नहीं, इट्स नॉट द हाइट। हाँ मतलब बेसिकली प्रेशर के वो बाकी हम वो उसके ऊपर इतना डिटेल में जाएंगे भी नहीं। देन उन्होंने हमें बोला हुआ है पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन इज मूविंग विद स्पीड v. The particle slows down and changes direction. The new speed of the particle is v by 2, which is half of the original. The new velocity has a component of v by 4 in the same direction as the initial path of the velocity, through which angle it would have been turned. ठीक है? अब इसको टू वेज में किया जा सकता है। एक सिंपली हम लोग ये कर सकते हैं कि कॉज ऑफ थीटा किसकी इक्वल होता है? What is the formula for cos of theta? Base over x. Let me draw the diagram for you guys. It has stopped working. Acha, if we use this formula, so we will have a value of 4 over 2, which is equals to 2. Theta is equals to cos inverse 2. हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/2 बनेगा, 2 बनेगा। Let me इसके अंदर सॉरी न्यू जो उसकी अलॉन्ग उसके डायरेक्शन में था ओरिजिनल वेलोसिटी के, वो क्या था? v बाय 4, बिकॉज उसने यहाँ में बताया हुआ है ना कि इनिशियली इट वाज गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन। तो जो v बाय 4 का कंपोनेंट है इट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द इनिशियल पाथ, विच मींस बेस क्या हमारे पास बनेगा? v बाय 4, और सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास क्या बनेगा? v बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स 1/2, और 1/2 होता है 45 या 65, 60। सो ये हमारे पास थ्रू विच एंगल। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये भी रेज हो सकता है कि साइन एंड टेंजेंट हम लोगों ने क्यों यूज नहीं किया? तो हमारे पास बेस वैल्यू आ रही थी उसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास, ठीक है। उसके साथ उसने जो न्यू द चेंज एंड द न्यू स्पीड ऑफ दिस फैक्टर, तो इट कुड ईदर बी, हमें 90 डिग्रीज पे उसने नहीं बोला हुआ था कोई भी चीज है हमारे पास, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का फैक्टर नहीं आ सकता था हमारे पास। द ओनली पॉसिबल थिंग इट कुड बी हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, हमने इसको क्यों कॉज ऑफ थीटा के अकॉर्डिंगली गए? बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ एवरीथिंग। हमारे पास तीन चीजें होती हैं, बेस, हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, ठीक है। उसने हमें सेकंड लाइन में लिखा हुआ है इट चेंजेस डायरेक्शन इन द न्यू पार्टिकल वेलोसिटी इज v by 2। इट हैज नॉट सेट कि इट्स परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट जो भी है हमारे पास। बट उसने हमें ये जरूर बता दिया था कि जो v by 4 है इट्स इन द सेम डायरेक्शन एज इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट लाइन में क्या लिखी हुई है? दैट इट्स इन अ स्ट्रेट लाइन, विच मीन्स के इन दोनों का आपस में जो एंगल बन रहा होगा इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अदरवाइज उसे वो बोल देता कि द न्यू इज परपेंडिकुलर और पैरेलल टू दिस वन, और जो सर्टेन एंगल पे है, सर्टेन एंगल हमेशा किसका होता है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज का होता है, बिकॉज़ परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक्स एन एंगल ऑफ 90 विद दैट इज द रीजन ऑफ चूजिंग कॉज ऑफ थीटा हियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एम आई क्लियर? कैन आई गो टू द नेक्स्ट वन? समीर, डू यू अंडरस्टैंड इट? आनिया? अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। स्पीड ऑफ लिक्विड इज दिस, व्हाट कुड बी द वैल्यू ऑफ n? हाँ जी, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास?
किलोग्राम्स मीटर पर सेकेंड क्यूब स्क्वायर, और एरिया कितना होता है, वो भी स्क्वायर मीटर स्क्वायर होता है, तो पर मीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, प्रेशर की यूनिट्स ये हो गए हमारे पास। डेंसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, किलोग्राम्स पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमने यूनिट्स के थ्रू जो है वहां पे उसकी वो करनी है, क्या कहते हैं, एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है कंपैरिजन करके। आप इसको अगर आप रीअरेंज करो तो क्या वैल्यू हमारे पास आएगी, करे रीअरेंज इसको। के इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, तो ये बन रहा है किलोग्राम, किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मीटर क्यूब एक है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ये रह जाएगा जब मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर अंडर रूट, ये भी मीटर पर सेकंड है, तो 1/2 की वैल्यू बन रही है। नहीं समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पे देखो, वेलोसिटी की यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर पर सेकंड। ठीक है, के का कोई यूनिट है ही नहीं, हम उसको लिखते ही नहीं है, चलो हम उसको लिखते ही नहीं। प्रेशर का यूनिट क्या है हमारे पास, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी का यूनिट क्या था, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम नीचे रह गया, मीटर क्यूब ऊपर चला गया, ऐसे ही हो गया। ठीक है, किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट हो गया, एक मीटर इससे कैंसिल आउट हो गया, सो मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इन ऑर्डर टू कंपेयर दीज, क्या पावर होगा तो ये मीटर पर सेकेंड में जाएगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा हमें इसका, एंड अंडर रूट हैज अ पावर ऑफ 1/2। वहां से हम रिवर्स उस यूनिट्स को कैसे, डू यू गेट इट, शुड आई एक्सप्लेन इट अगेन, दोबारा बता दूं। अच्छा, इसको कहते हैं होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, आप डायमेंशंस वगैरह अभी तो नहीं आप लोग पढ़ोगे, मे बी शायद इन I'll explain it to you, but with the help of the equation we can go for the units, and हम चेक कर सकते हैं कि वो यूनिट्स करेक्ट हैं कि नहीं है हमारे पास, ओ सॉरी इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं है। अब इक्वेशन की इस साइड पे वी नो कि हमारे पास क्या आ रहा है, मीटर्स पर सेकंड, it must have a meter per second unit here as well in order to make sure that the equation is correct. K is a unitless quantity, हमने प्रेशर एंड डेंसिटी के यूनिट्स पुट किए, इट केम आउट टू बी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एंड इसकी क्या पावर हम चूज करें दैट इट वुड टर्न मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर्स पर सेकंड, हम उसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो वहां से हमने रिवर्स साइकोलॉजी अपनी जो भी कहते हैं वो लगा कर दिया। अच्छा जी, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, the value of displacement, velocity and acceleration of the vehicle can be deduced from the graph representing its motion. Often the area under these graphs or gradient of the graphs are used. What would not give a value of displacement, a velocity or an acceleration? Let's just say कि ये आते कहां से हैं, ये कहां से आएगा, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें क्या देगा, ये किसका देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कहाँ से आती है, स्पीड टाइम ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ग्रेडियंट से। उसने कहा है कि व्हाट वुड नॉट गिव अ डिस्प्लेसमेंट, और ये सो वी नो के ये दो चीजें हम लोगों को देती हैं। अब उसने कहा है कि इसमें कौन सी ऑप्शन बन रही है, स्ट्रेट अवे एक ही ऑप्शन सामने दिख रही है विच इज डी, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट हमें इनमें से कुछ भी नहीं देगा, ना डिस्प्लेसमेंट देगा, ना वेलोसिटी देगा, ना ही एक्सेलरेशन इटसेल्फ देगा। बिकॉज ग्रेडियंट का मतलब होता क्या है, समथिंग y ओवर x, तो y के अलॉन्ग इसमें क्या होगा एक्सेलरेशन, x के अलॉन्ग क्या होगा टाइम। तो ये ना डिस्प्लेसमेंट बनती है, ना ये वेलोसिटी बनती है, ना ही ये एक्सेलरेशन बनता है। बाकी सारी ऑप्शंस मैंने आपके सामने लिख दी हुई हैं अभी। कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ में उसने लिखा है बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट अबव अ हार्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस, द ग्राफ शोज हाउ द बाउंसिंग बॉल वेरीज विद टाइम, एट विच पॉइंट ऑफ द बॉल डज द बॉल रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट, कब पहुंचती है वो, जब टाइम क्या होगा हमारे पास, जीरो,
मैक्सिमम हाइट तभी होती है तब जब, सॉरी टाइम जीरो कह रहा हूँ, वेलोसिटी जीरो होगा। तो विच इज द राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो उसका अभी एक पाथ कंप्लीट हुआ है। नहीं सर, देखिए वेलोसिटी जब हाईएस्ट हुई तो पहला बॉक्स हो गया, ठीक है, तो उसके बाद वेलोसिटी कम होना शुरू। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड कि ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका वो पहला बाउंस है अभी। इट्स वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है पहली दफा। ठीक है, उसने कहा आफ्टर द फर्स्ट बाउंस, आफ्टर द फर्स्ट बाउंस बोला हुआ है उसने आपसे। तो पहला बॉक्स देखें एक सेकेंड, दिस इज योर कंप्लीट फर्स्ट पाथ। ठीक है, ये उसने बोला है आर रिलीज फ्रॉम रस्ट अबव अ हार्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस। द ग्राफ शोज द graph how the velocity of the are released from the rest above a hard surface. It's already at its वो वाली चीज, वो मैक्सिमम हाइट के ऊपर है हमारे पास। ठीक है, ए पे वो पहली दफा बाउंस होके ऊपर जा रही है, वो हमारे पास जो मैक्सिमम हाइट पे जो पहुंच रही है ना फर्स्ट, उस पे आ रहा है रिलीज के बाद। फर्स्ट बाउंस के बाद जब वो दोबारा उस साइड पे पहुंचेगा तो हमारे पास सी वाला ऑप्शन आएगा सेकंड वाली चीज के ऊपर। ए एंड सी आर बोथ करेक्ट। ठीक है, ए को हम चूज क्यों नहीं कर रहे? उसने आफ्टर द ही इट इज एक्सपेक्टेड कि फर्स्ट बाउंस के बाद उसकी जो हाइट दोबारा उसने मैक्सिमम रीच किया होगा, दैट आफ्टर द फर्स्ट बाउंस, दैट इज द ओनली थिंग। बोथ ए एंड सी आर मेकिंग द सेंस, बट ए अभी आपका पाथ चल रहा है, वो सी इज द मोशन ऑफ द फर्स्ट पाथ। अच्छा जी, a ball is kicked upward at an angle of 45 degrees to the ground. After a short flight, the ball returns to the ground. It may be assumed what is never zero during the flight. हम projectile motion में पढ़ चुके हैं, क्या चीज जीरो नहीं होती कभी भी? Horizontal component of the velocity, वो constant रहता है throughout the motion. And projectile का motion उसने discuss कौन से वाला किया हुआ है? ये वाला। It's making an angle of 45 degrees होता है। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, प्रोवाइडेड एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल और नॉट प्रेजेंट। सो ये ऑप्शन कहां पे बनना है हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वी हैव द mass of the rocket propelled truck is approximately equal to the mass of the fuel in its tank. The fuel is ignited and truck is propelled along horizontal track by a constant force, which means uniform motion होगा उसका, तभी constant force है हमारे पास। The effect of air resistance is negligible. During a test run, fuel is consumed at a constant rate. Which statement describes the acceleration of the car during the test? Acceleration of the truck decreases as the fuel is consumed. The acceleration of the truck increases as the fuel is consumed. The acceleration of the truck remains constant, and the acceleration of the truck is zero, and the truck moves at a constant velocity. Hanji, what comes to your mind? सोच लें। अच्छा अच्छा, हाँ, एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या होगा उससे? नहीं, I'm just asking you to put your minds into it. Which options are truly incorrect? पहले तो ये बताओ। अल्फा एंड चार्ली। अच्छा जी, डी में अगर मैं आपको इफ आई आस्क यू एफ इज इक्वल्स टू एम ए को एक दफा सोच लें, तो क्या आपके पास जीरो नहीं हो जाएगी फोर्स? क्या लिखा हुआ है? इज मूविंग बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स तो एग्जिस्ट करिए, रिजल्टेंट फोर्स कौन सी जीरो हो रही है हमारे पास? आप ए को जीरो पुट कर दें वहां पे, तो एफ इज इक्वल्स टू एम ए क्या हो जाएगा आपके पास? जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसने यहाँ पे कहीं पे भी ये वाली बात नहीं लिखी हुई कि आपको उन पैरामीटर्स को अपने उस कंसिडरेशन में लेकर, उसने रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे।
कहीं पे भी। जो आप लोग जिस जिस पॉइंट को अपने माइंड में रख के उसको सोचना चाह रहे हो ना, जो सोच रहे हैं, जिनको तो पता नहीं हो तो बात ही बिल्कुल खत्म है ना। ठीक है, कि कांस्टेंट फोर्स यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने ये नहीं बोला हुआ कि रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। वी हैव नॉट दैट डाटा। ठीक है, सो एफ इक्वल्स टू एम ए डी तो मैं स्ट्रक आउट कर देता हूँ वहां से। मेरे पास ऑप्शन पीछे क्या रह जाती है उसमें, ऑप्शन नंबर बी उसके। ड्यूरिंग अ टेस्ट एंड फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट अ कांस्टेंट, वो बार बार कांस्टेंट का टर्म यूज करके आपको सिर्फ ये कह रहा है कि आप कांस्टेंट की टर्म को पिकअप कर लो। ठीक है, उसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि उसमें जो है रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो रहा है, उसने कहीं पे कुछ डिस्कस नहीं किया हुआ। द फ्यूल इज इग्नाइटेड एट द ट्रक इज प्रोपेल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस जीरो होगी, बढ़ना स्टार्ट होगी, फिर तो वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जीरो से उसने स्टार्ट किया है। ठीक है, तो आपका एक्सेलरेट करेगा ना ऑब्जेक्ट, उसकी एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं हो सकती कहीं से भी। डिड यू गाइस पिक दिस पर्सपेक्टिव? फॉर एक्सेलरेशन टू बी जीरो, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगी, देन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। उसने यहाँ पे ऐसा हमें कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट इज object is dropped at time t equals to 0 from a high building. Air resistance is significant. Air resistance है. The graphs are plotted against time. The height of the object above the ground, speed of the object. Three graphs, sorry, are plotted. The magnitude of the resultant force. Okay. What are the quantities of x, y, and z? जी, एयर रेजिस्टेंस इज सिग्निफिकेंट। तो z हमारे पास क्या बन रहा होगा? हाँ, एक्स वाई जी की वैल्यूज क्या बनेंगी? हाँ, क्योंकि हमें पता है ये वाला ग्राफ किसका होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। वहां से हमें एक का तो पता चल गया। अब टर्मिनल वेलोसिटी दो सेक्शंस में आ रही है, जी बी एंड सी के अंदर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब बी ऑप्शन में हम क्यों नहीं जा सकते? उसने कहा है कि एक्स किसको शो करा है, हाइट अबव द ग्राउंड। हाइट अबव द ग्राउंड किस में डिक्रीज हो रही है हमारे पास, ये वो एक उसमें आ रहा है, leaving us with only one option which is C। उसने हमें डेंसिटी कैलकुलेट करने को बोला था। सारे फैक्टर्स को आप क्या करेंगे, पहले आपको डाटा निकालना है। 0.1 डिवाइडेड बाय 100, 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 0.01 डिवाइडेड बाय 20। इन सबको क्या कर देना है, ऐड, वैल्यूज पुट करनी है। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास? 2.6 इंटू प्लस माइनस 0.0 प्लस 0.2, यही आ रहा है। और यू गाइस हैव नॉट डन इट, क्यों? सिर्फ उसके अंदर एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। अब आपको यहाँ पे ओ लेवल्स का डाटा ऑलरेडी पता है। ओ लेवल में आपने फोर्स, एवरेज फोर्स किसकी इक्वल पढ़ी थी, एम वी ओवर टी के। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था एवरेज फोर्स का फॉर्मूला, जहाँ इम्पल्स का फॉर्मूला पढ़ा था। वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मोमेंटम एंड एक्स एक्सिस पे टाइम। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, कहीं से भी पॉइंट उठा सकते हैं। उसने हमें डाटा ही सिर्फ एक का दिया हुआ है, हम सिंपली क्या करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 10। अब जिन लोगों ने नहीं ये क्वेश्चन किया, अब मैं उनको क्या समझाऊंगी? क्या आपको अपना ओ लेवल का कॉन्सेप्ट भी नहीं आता? हाँ जी अहमद, किया हुआ ये क्वेश्चन, इस वजह से लिख रहे हैं आप फॉर्मूला। हाँ जी हानिया, हानिया किया था क्वेश्चन, बल्कि सॉरी आपने कहा आपने एमसीक्यूज किए ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए बेटो। अ पार्टिकल इज पास्ड इनटू a particle, sorry, pass लिखा हुआ। A particle with mass and charge is moving left to right in a uniform gravitational field and uniform electric field. Left to right वो move कर रहा है।
a gravitational field is downward, the gravitational force and electric force acts in opposite direction. What could be the sign of the charge of the particle and direction of the electric field? अच्छा जी, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, और अगर वो कह रहे कि यूनिफॉर्म सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड इज ऑपोजिट टू ईच अदर, तो उसका मतलब है यूनिफॉर्म फील्ड कहाँ पे, इलेक्ट्रिक कहाँ पे एक्ट करी होगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कर रही है, इट मींस नीचे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ऊपर क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी बनेगी हमारे पास? ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी उसने बोला है। हाँ जी। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। आई गेस उसने कहा है कि द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट्स नॉट गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन। ठीक है, उसने मूवमेंट अप एंड डाउन अक्रॉस द फील्ड नहीं बोला हुआ, विच मींस के सी एंड डी तो कट हो जाएगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, पॉइंट पिकअप कीजिए। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? अ पार्टिकल विद मास एंड चार्ज इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहाँ तो जस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा होता, यूनिफॉर्म फील्ड ना लिखा हुआ होता, तो हम मोशन को डिस्कस कर सकते थे। बट इन द प्रेजेंस ऑफ दीज फील्ड्स इट्स स्टिल मूविंग लेफ्ट टू राइट, which means due to some reason they must be cancelling out each other। ठीक हो गया? कैंसलिंग आउट ईच अदर कर रही है, तो अप एंड डाउन में हमारे पास किसकी ऑप्शन ए ही सिर्फ रह जाती है, इसके अलावा तो कुछ रहता ही नहीं है हमारे पास। तो वो उसको कैंसिल आउट कर रही है ना, बिकॉज इट्स नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। और उसने लिखा भी हुआ है कि द ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस पार्टिकल एक्ट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, पार्टिकल के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। अब नहीं हो सकता, क्योंकि इतना सीधा जवाब हो नहीं सकता ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर। ऑपोजिट भी लिखा हुआ है एंड उसमें हमारे पास वो भी है। Force which is, sorry, a sphere is acted by a force of the same magnitude, which system of forces provided resultant torque but not resultant force। resultant force कब जीरो होगी हमारे पास? when equal and opposite forces, उसमें क्या हो गया? कपल किस में प्रोड्यूस हो रहा है? रिजल्टेंट टॉर्क है इसमें हमारे पास, बट but zero resultant force on the sphere। ऑप्शन नंबर डी। उसका रीजन ये कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और अपवर्ड फोर्स जो है वो कैंसिल आउट कर देगी। ठीक है, लीविंग अस विद ओनली द रोटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बाकी सब में इसमें रिजल्टेंट फोर्स और जीरो होगा, इसमें टॉर्क होगा ही नहीं इसके अंदर, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता हमारे पास। इसमें हमारे पास कपल प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसमें इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ये और ये तो कंसिडर हो जाएगी, बट रिजल्टेंट फोर्स भी लग रही होगी उसके अंदर। ठीक है, ये मूवमेंट तो कैंसिल आउट कर देगा, बट रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आ रही है हमारे पास। सेंटर में नहीं लग रही ना, साइड पे लग रही है। पोजीशन, यहाँ पे पोजीशंस मैटर करती हैं कि आप किस पोजीशन के ऊपर फोर्स लगा रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे ये दो तो सिंपली ये एड अप हो जाएंगे, और डाउनवर्ड फोर्स, वो रिजल्टेंट फोर्स इसमें नॉन जीरो होगा, बट टॉर्क इसमें नहीं होगा। अच्छा, मैं अब इतना कुछ लिख, अच्छा चलो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज स्पीड ऑफ अ विनिंग फीमेल ओलंपिक एथलीट रनिंग 100 मीटर रेस? हाँ, व्हाट वुड बी द पॉसिबल रीजनिंग, सॉरी लॉजिक जो उसके क्लोजर बन रही होगी। हम्म
fastest time limit from 9.5 हम्म, तो ये एक लेवल सेट बताइए लॉजिक क्या लगाएंगे? 12 मीटर पर सेकेंड, अच्छा ठीक है। तो fastest time अच्छा एक इसमें ना एक और ये चीज भी हो सकती है, 100। आप यहाँ से ऑप्शंस ले लो, ठीक है। स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है। इसको ऐसे करना होता है। आप इनमें से ऑप्शंस ले लो, जो आपको लॉजिकल करीब टाइम मिलेगा वो आपको इससे, ठीक है। क्योंकि 100 जो होता है वो क्या होता है? आंसर निकालिए ना जल्दी से। 15 सेकेंड्स बनेगा। 16.7 सेकेंड्स। 100 ÷ 9। 11.1 सेकेंड 100 मीटर इतने थोड़े होते हैं, थोड़े होते हैं। 12 पे क्या आ रहा है? हम्म, उसके पास कोई टेलीपैथी तो है ही नहीं कि वो उस हिसाब से जाएगी। अच्छा अब इसमें अगेन उसने बोला टू फोर्सेस एक्ट ऑन अ सर्कुलर डिस्क एज शोन इन द फिगर, व्हिच डायग्राम shows the line of action of the resultant force। जब ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ पे लग रही होती है हमारे पास? इसमें हमें कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा? कैन वी गो फॉर अ ट्रायंगुलर मेथड? हम्म, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स सेंटर से ही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एंड सी तो सेम सेम नहीं है? सी में थोड़ा ऊपर थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर है। नहीं नहीं, अल्फा ही बनेगा। देखो ना, अगर हम इनको सॉरी इसको ऐसे बनाते हैं, ये एंड ये, ठीक हो गया। इसको हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, तो हमारे पास ये इस तरीके से वो मैच इससे कर रहा है रिजल्टेंट फोर्स के हिसाब से, द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसको रिट्रैक्ट कर लेना ना नीचे की तरफ, आपके पास जब एग्जैक्टली उस पे वो शीट के ऊपर बना के देख लो कौन सा बन रहा है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, दिखाइए। इसमें तो हमने ये आसान सा ही था। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? चार्ली। चार्ली, वोल्ट पूछा है उसने। वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज होता है। वर्क डन का क्या होता है हमारे पास? एफ डी, और ये होता है आई टी। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू एम्पेयर इंटू सेकंड एंड इंटू मीटर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इंटू एम्पेयर, ऑप्शन डी बन गया। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी उसने कैलकुलेट करने को बोला हुआ है। उसने हमें एरर्स दिए हुए हैं। डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक एक्यूरेट 0.2 मीटर तक है। उसने हमें करंट की वैल्यू दी हुई है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L ओवर A। R सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। R इज इक्वल्स टू V ओवर I। V इज 10, I इज 30 मिली एम्पेयर। इसका क्या आंसर आ रहा है? 30 मिली एम्पेयर का क्या आंसर आएगा? 3,333 है 30 sorry 333.33 ठीक है।
और लेंथ हमारे पास इसमें कौन सी बन रही है? 15। और ब्रेथ हमारे पास कितनी बन रही है? वो भी 15। और हाइट हमारे पास कितनी बन रही है? 30। तो एल ए हम कैसे निकालेंगे? किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे? एरिया के लिए हम किन दो को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में? कौन से दो फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे? बेस इंटू हाइट होगी। बेस इंटू हाइट होता है ना एरिया का फॉर्मूला। उसने कहा है डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक इन डायरेक्शन ऑफ द करंट आर शोन इन द फिगर। तो वो अगर इस अक्रॉस में मूव कर रहे हैं, इट इज यूज्ड फॉर डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक आर यूज्ड बट एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर 15 इंटू 30 होगा हमारे पास। कुछ लेंथ और वो उसके अंदर आएंगे ना हमारे पास। अभी नहीं आ सकती। हाँ जी। रो रेजिस्टिविटी यहां से किसके को निकल आएगा? आर इंटू ए ओवर एल। लेंथ हमारे पास क्या बन रही है? 15 बन रही है। और एरिया हमारे पास कितना बन रहा है? मिली एम्पेयर्स, सारे मिलीमीटर्स में ही है। देख लो अब क्या यूनिट्स यूज करने हैं। आई गेस रिस्पेक्टिवली सारे बेस यूनिट्स यूज कर लो। 333 इंटू 15 इंटू 30 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 15 इंटू 10⁻³। इसका आंसर देखें क्या आ रहा है। सब में 10 ही है तो 10 के बाद वाली चीज देख लेते हैं। चलो छोड़ो, हम आर नहीं कैलकुलेट करते। हमें करना भी नहीं चाहिए था, वो टाइम्स आया है हमारा। हम लोग बाकी सब चीजों में आते हैं। सबके एरर्स निकाल लो। 0.1 ओवर 30 प्लस 0.1 ओवर 10 प्लस सबके 0.2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर निकालो। क्या यही है बेसिकली आंसर हमारा? क्योंकि सब में 10 का आंसर है, हमें उसमें जाना ही नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एरर निकालना है उसमें। परसेंट मल्टीप्लाई बाय 10 करें, देखें क्या बन रहा है। परसेंटेज क्यों करते हैं? इसको राउंड ऑफ करें 0.5 ही बनेगा ना हमारे पास। 0.5 बनेगा आंसर। यही बन रहा है क्योंकि 4 6 को हम राउंड ऑफ करके 5 कर लेंगे। और क्योंकि वो लेस देन इवन नंबर है, लेस देन 5 में तो राउंड ऑफ हो जाएगा। 5% ऑफ 10 लेते हैं तो 0.5। नेक्स्ट हमारे पास डायमीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द रॉड फाइंड आउट करना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पाई आर स्क्वायर का। आर स्क्वायर की जगह पे d/2 हो जाएगा। रेवोल्यूशन उसने हमें दिए हुए हैं 3.5 मेन स्केल रीडिंग आ रही है आपके पास। और 31 आपके पास आ रहा है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सो 3.5 प्लस 31 इंटू 0.01 ऐड अप करें, क्या आंसर आ रहा है? 3.81। तो ये आ गया डायमीटर मेरे पास। ठीक है। पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें हम यहाँ पे। तो 3.81 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, क्या आंसर बन रहा है? 11.4। बेटे ये आप लोगों ने, चूंकि यू हैव स्किप्ड दिस टॉपिक इन द ओ लेवल्स, हमने इसकी रीडिंग इस तरीके से लेनी होती है कि फर्स्ट आपने ये लाइंस काउंट करने होते हैं।
हाँ, आपने ये लाइंस काउंट करनी होती है। ईच बिगर लाइन तो क्लियरली सामने लिखा हुआ है, वो किसको शो करिए, स्मॉल लाइन 0.5 को शो करिए। ठीक है, हाउ मेनी लाइंस डू वी सी, 3.5। ठीक हो गया। यहां से 30th लाइन उसने शो की हुई है, और मैच कौन सी करी है इसके साथ, नेक्स्ट लाइन 31। जो जीरो लीस्ट काउंट ऑफ जो वर्नियर स्केल होता है वो होता है 0.1 मिलीमीटर, एंड इसकी होती है 0.01 मिलीमीटर वर्नियर स्क्रू गेज। वर्नियर स्केल के भी क्वेश्चंस आएंगे हमारे पेपर में आते हैं। ठीक है, वर्नियर स्केल तो देखा ही हुआ है ना सब लोगों ने, विल डू दैट इन द प्रैक्टिकल्स एज वेल। तो आपने जो ये लाइन मैच करी होती है इसके साथ, मेन स्केल के साथ, दिस इज नोन एज मेन स्केल, दिस इज नोन एज सर्कुलर स्केल। ठीक है, मैं ये लिख भी देता हूं सो दैट मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल की रीडिंग सबसे पहले आप नोट डाउन करते हो जो आपको शो हो रही होती है। सर्कुलर स्केल की जो लाइन मैच करी होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं लीस्ट काउंट के साथ ऑफ द ऑपरेटर्स। 31 इंटू 0.01 करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.31 बन जाएगा आपके पास। उसको आप ऐड कर दोगे 3.5 में, तो 3.5 प्लस 0.31 वुड बी 3.81। फिर हमने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाया, काट दिया। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज, उसने मूवमेंट शो किया हुआ है और हमें ये मूवमेंट लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्यू टू आर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, क्लियरली कांस्टेंट होगी। लुक एट द फिगर। ठीक है, क्यू टू आर हमारे पास कांस्टेंट हो रही है, तो ये कांस्टेंट ऑप्शन हमें कहाँ से मिल रही है, ए में मिल रही है एंड सी में मिल रही है। ए के अंदर हमारे पास स्पीड जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, और R2S हमारे पास क्या हो रहा है, लेस स्टीप, और मोर स्टीप का कॉन्सेप्ट ही आना है इसमें। चार्ली क्यों नहीं होगा, पहले मुझे ये बताएं। चार्ली इज नॉट द राइट ऑप्शन। मैं आपको फिगर भी सामने कर देता हूं, कैन यू टेल डिस्टेंस ऑफ RS वर्सेस PQ को कंपेयर करें। ठीक है, और ऑप्शन नंबर A वर्सेस C के अंदर उसको कंपेयर करें, मतलब इट्स मच बिगर देन वो, तो वो उस तरह उस हिसाब से नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, एंड हमारे पास ऑब्वियसली स्पीड ने स्लोली इंक्रीज होना है, तो दिस इज मोर स्टीप, और ये थोड़ा लेस स्टीप बन रहा है हमारे पास। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास, ये तो कंपैरिजन दोनों का ही सेम आ रहा है। नेक्स्ट इज ए। मैंने यही तो बताया कि सी के अंदर उसकी स्पीड उससे पहले से ज्यादा, ये देखो ना, इट शुड बी, ये देखो, क्योंकि उसका स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट तो सेम ही है ना, ये वाला। इंक्रीज ही होनी, बट हाइट पे जाते हुए हम लोग क्या बात करते हैं, डिक्रीजिंग की टर्म में आता है ना, तो इस वजह से हम वो नीचे डाउनवर्ड लेके आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन क्यों लेके आ रहे हैं, क्योंकि स्लोप स्ट्रेट है, उसमें हमारे पास कोई इस तरह के एज इट इज फैक्टर्स नहीं आ रहे। हमने वही पढ़ा हुआ है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज टू द हाइट, उसकी स्पीड क्या करती है, डिक्रीज होती है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वो जीरो होती है, एंड वो तमाम फैक्टर्स, वो तमाम चीजें। Then we have a rubber ball is dropped onto a table and bounces back up. The table exerts a force F on the ball, which graph best shows the variation in time of the force of the short time that the ball is in contact with the table. कौन सा बनेगा, मैक्सिमम फोर्स कब होगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, एंड देन इट बिकम्स जीरो, तो वो कहां पे ऑप्शन आ रही है, चार्ली के। नेक्स्ट, start with the very first question. We have they have asked us to find out so determine the E in, ये क्या लिखा हुआ है, what do we call it? मैंने, it's not like I'm literally asking you guys, मैं just check कर रहा हूँ कि हाँ चलो गीगापास्कल्स, which means ये किसका यूनिट हो सकता है, probably प्रेशर का यूनिट होगा, बिकॉज पास्कल्स किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। लेट्स गो, उसने हमें ई कैलकुलेट करने को, नहीं सॉरी, पहले उसने बेस यूनिट्स कैलकुलेट करने को बोला। स्ट्रेस किसके इक्वल होता है बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात किया हुआ है, वेरी गुड, फोर्स पर यूनिट एरिया।
force per unit area. Force has a unit of kilogram meter per second square and area has a unit of meter square. Cancel out हो गया और बन गया kilogram per meter per second square. Next part में has asked us to find out the value of E. So we have to make E the subject. पहले हम E को subject बना लेते हैं. It would be T square over 4 pi square is equals to 4 ml cube over EBD cube. I have to make E the subject. So it would be equals to E into 16 pi square into ml cube over T square B into T. Okay. Now let's look for the data that is given in the question. Do we have mass? Where is it? 500 grams दिया हुआ उसने. Length उसने हमें दी हुई है 60 centimeter. Let's convert everything into their base units. तो आ जाएगा 16. Calculator, please take out the calculators. 600 divided by 1000 क्या बन जाएगा? Sorry, 500 divided by 1000 0.5 kilograms हो गया. L is 60 centimeters, 60 into 10 raised to power minus 2 का square divided by time is given as time की वैल्यू क्या दिया हुआ? 0.5. Time is given 0.58 square into B, which is 0.03 into D, which is 0.005 क्यूब. मैं इसको डायरेक्ट सेंटीमीटर मिलीमीटर को कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ. ठीक है, आप चाहो तो पावर्स ले लो और आप चाहो तो उसको कर लो. सो वी हैव what do we wrong 1.35 sorry 1.4 into 10 raised to power 10 pascals. हमें गीगा में जाना है तो हम एक फैक्टर पीछे ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 14 गीगा pascals. Moving on to the next one, they have asked us to find a difference. Accuracy किस पे डिपेंड करती है हानिया? And other definition क्या है? Fractional uncertainty in a reading. ठीक है, and points or readings close to actual. True value भी लिख सकते हैं. Choices yours के आपने क्या vocabulary यूज करनी है. फिर CN किस पे डिपेंड कर रहा होता है? Least count of the operators के ऊपर. And then we have points close to each other but not to actual or true value. Use your vocabulary wisely. In a particular experiment, the quantities L and T are measured with the same percentage uncertainty. State and explain which of these quantities contribute more to the uncertainty in a reading. कौन है? Length. And why is that? Because the cube आ रहा है तो हम uncertainty को multiply by 3 करेंगे, so it will give a bigger value of L is cubed, so it would give larger uncertainty. Then we have two conditions for an object. ये वही O level वाला क्या होती हैं? Force is 0 and resultant torque is 0. We will study that as resultant torque. Okay, this time. Then we have a graph of velocity time. Show that the acceleration of P is 1.4 at time equals to 5 seconds. 5 seconds कहाँ पे बनेगा? Exactly at the center. ठीक है, उसके अगेंस्ट वेलोसिटी क्या बन रहा है हमारे पास? 6. तो सिंपली डिवाइड करके देखें 6 डिवाइड बाय 5 पे, या ग्रेडियंट लेना पड़ेगा हमें? ग्रेडियंट ले लेना. 7.4 minus 6 divided by 1 is equal to 1. सॉरी
7.4 minus 6 divided by 6 minus 5. आपने इतने करीब करीब के पॉइंट्स लिए थे, जब भी आपने ग्रेडियंट लेना होता है आप बिगर वैल्यूज पे जाते हैं, तो आप हाई रेट्स पे जाएंगे। बिगर ये पूरे सेकंड का फर्क नहीं, क्या 8 सेकंड टोटल है, 1 सेकंड का फर्क नहीं है। नहीं, इतना 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 ज्यादा बड़ा भी वो नहीं लेना होता आपने। ठीक है, लेट्स टेक द बिगर ट्रायंगल, जो मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है। 7 से 4 तक का डिस्टेंस ले लो आप। ठीक है, तो 4 पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या बन रहा है? 4.2, 4.4, 4.8, एंड 7 पे बन रहा है 8.2, 8.4, 8.6, 8.8। ठीक है, सो आ जाएगा 8.8 माइनस 4.8 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4। आप कोई भी और वैल्यू भी ले सकते हो, हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया हुआ है। ऑल वी नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन कि हम 3/4 ऑफ द ग्राफ को जो है वो यूटिलाइज करें इन ऑर्डर टू रीड। इससे आ जाएगा 1.4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स। तो हम एक रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे और एक ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल में हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4.8 प्लस, रेक्टेंगल बन रहा है ना, बेस की वैल्यू 4 बन रही है ना बेटा, एंड हाइट की वैल्यू 4.8 बन रही है। 4.6 है, सॉरी 4.6। 4.6 प्लस ट्रेपीजियम में हमारे पास ऑपोजिट साइड्स क्या आ रही हैं? 4.6 प्लस 8.8, और हाइट कितना आ रहा है? 3, और इंटू 0.5। देखें क्या डिस्टेंस निकल, 39। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv²। तो 0 से 7 में मास की वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास? 95। एंड वेलोसिटी में हमारे पास 7 पे 8.8 बन रहा था, और 0 पे हमारे पास क्या वैल्यू बन रही है? 4.6। क्या है? 838 जॉल। ओके, नेक्स्ट इज दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट द वर्टिकल फोर्स सपोर्टिंग द वो। वर्टिकल फोर्स है तो हम लोग कौन सा एक्शन यूज करेंगे? कॉज ऑफ थीटा या साइन ऑफ थीटा? फर्स्ट वी नीड टू लुक इनटू द डायग्राम। What do we have? Okay, we have 25, which means this angle would be 65। ऐसे ही होगा ना, cos the other one 90 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने cos का कंपोनेंट यूज करना है तो हम 65 का एंगल यूज करेंगे, अगर साइन का कंपोनेंट यूज करना है तो 25 का। आई डोंट थिंक सो कि मैथ्स की ये डिटेल मुझे बताने की जरूरत है। एंगल बिटवीन द साइड्स जो बन रहा होगा वो उसके लिए साइन की बेसिस पे, कॉस की बेसिस पे 65। सो हमें वी नीड टू सी के वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना बनेगा। मास कितना दिया हुआ है? टू, द टेंशन इन द वायर इज 280 न्यूटन। वी नीड टू सी के मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 95 किलोग्राम, सॉरी मुझे मैंने सुना नहीं, सॉरी। 95 इंटू 9.8 जो है वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बन जाएगा हमारे पास। फिर 1.4 से मल्टीप्लाई कर लो। नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? एक्सेलरेशन इज समथिंग एल्स एंड ग्रेविटी इज समथिंग एल्स। वी आर नॉट टॉकिंग फ्री फॉल मोशन कि हम उसमें जी की वैल्यू को पुट करें। 9.95 into 9.8 is giving us 931। टेंशन उससे हमें दी हुई है कितनी थी? 280 एट 5 सेकेंड हमारे पास। ठीक है, हमें अगर टेंशन को स्प्लिट करें उसको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, वर्टिकल कंपोनेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 280 साइन ऑफ 25, एंड हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? 280 into cos of 65 degrees। ठीक है, दोनों both will give the same answer which is 118 न्यूटन। अब वेट के डायरेक्शन में अब मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, वेट और टेंशन के वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये हमारे पास टेंशन एक्ट कर रही है। टेंशन को उसके वर्टिकल
एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में आपने स्प्लिट अप करना है, ठीक है। तो उसका जो ये वाला कंपोनेंट आ रहा होगा साइन ऑफ 60 या जो भी आपने वर्टिकल कंपोनेंट निकाला है, इट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेट, तो ये उसमें क्या हो जाएगा, एड अप हो जाएगा। सो 931 प्लस क्या निकला था, 118 ना, 118, तो टोटल क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, 11,000 समथिंग बनेगा, 1049 क्या बन रहा है, 10, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1100 मल्टीप्लाई तो नहीं किया। 931 जो हमारा वेट निकला था, ठीक है, 931 वाज द वेट, एंड टेंशन का जो कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ वेट लग रहा था दैट वाज 118। हमने दोनों को ऐड किया, नेट फोर्स हमारे पास निकल आई विच वाज वो। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन्हें कहा है द फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन पी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पी कहाँ है, पी में हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो टेंशन का कंपोनेंट हमारे पास क्या था, अब हम उसमें क्या यूज करेंगे, 280 cos ऑफ 25 एंड 280 साइन ऑफ 65 रेसिप्रोकल कर देंगे ना, cos एयर रेजिस्टेंस के लिए जब हम जो एंगल्स लेंगे वो फिर इस हिसाब से आएंगे, मोशन और एयर रेजिस्टेंस के हिसाब से हमारे पास जो एंगल आएंगे वो ऑपोजिट एंगल्स आएंगे हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स की जिस टर्म्स में बात करोगे। तो दिस इज गिविंग अस 253 न्यूटन। ये हमारे पास क्या है, दिस इज हॉरिजॉन्टल टेंशन, टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है हमारे पास ये, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल में हमारे पास कोई फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशन गिवन था ना समवेयर, और एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा के वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास। तो एम 95 इंटू 1.4 ये क्या देगा, 133। हमें रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, सो रिजल्टेंट फोर्स इज 130, सॉरी आर फाइंड आउट करना है, तो रिजल्टेंट फोर्स इज 133, और वो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो 253 माइनस आर, तो ये उधर जाके एड अप हो जाएगा, तो 253 माइनस 133 इज इक्वल्स टू आर। रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास 2 निकल आया 133, एफ इज इक्वल्स टू एम ए लगा के, एंड दैट इज द किसका वो है, सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, बिकॉज ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रही हैं तो हम उनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो फॉरवर्ड फोर्स लग रही थी दैट केम आउट टू बी ड्यू टू टेंशन, दैट केम आउट टू बी 253, और आर हमें कैलकुलेट करना था विच इज एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ टेंशन। अगर मैं टेंशन को अलग से बनाऊं तो ये आपका टेंशन टी एक्ट कर रहा है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। ये टेंशन देखो, ये टेंशन इधर देखो बच्चों, ये आपकी रोप है, ठीक है। सो टेंशन आपके पास कहाँ लग रही है, ये आपके पास टेंशन है, ठीक है। तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ये बनेंगे। एंड व्हाई इज दैट, कॉस टेंशन के साथ थीटा एंगल कौन बना रहा है, ये, तो हमने इस वजह से कॉस ऑफ 25 का एंगल यहाँ पे लिया, ठीक है, क्योंकि बेस और वो उसके हिसाब से फिर चेंज हो जाएंगी। आप लोगों ने मुझे मैथ्स में एक दफा बताया था कि जो बेस हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल्स आपके बन रहा होता है कि कहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है, तो बेस स्प्लिट अप हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एंगल्स भी जो है वो चेंज हो जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल ये 65 है तो ऑल्टरनेट एंगल की बेसिस पे ये क्या बनेगा 25, फिर ऑटोमेटिकली नीचे वाला एंगल क्या बन जाएगा 65। इस वजह से मैंने ये एंगल स्विच किए हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए। वैसे पिछली दफा हमने कॉस के साथ क्या लगाया था 65, और साइन के साथ क्या लगाया था 25 कॉस, तब हम ये ट्रायंगल कंसिडर कर रहे थे। छोटी छोटी सी चीजें जो मैथ्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, जस्ट एक दफा उसको रिविजिट करना है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। सो आर कम आउट टू बी 120। Moving on to the next one, this came out to be vertical component हमारे पास कितना निकला था 1050 ना, rounded off to 1100, and अभी horizontal component कितना निकला है 120 न्यूटन।
स्टेट टू बेस यूनिट्स अदर देन किलोग्राम्स मीटर एंड सेकंड, तो एम्पेयर एंड मोल आ जाएगा। हमें रेजिस्टिविटी का बेस यूनिट निकालना है, तो रेजिस्टिविटी किसके इक्वल होता है? केजी मीटर स्क्वायर सेकंड। नहीं नहीं, यूनिट्स यूनिट्स क्या होता है? वोल्टेज केजी मीटर स्क्वायर सेकंड। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L ओवर A। सो रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल आ जाएगा? R इंटू A ओवर L। A और L के तो ऑलरेडी बेस यूनिट्स ही होते हैं, हमें सिर्फ R को देखना है। R किसकी इक्वल होता है? V ओवर I के। तो हमें जस्ट V को देखना है, बिकॉज I इज अ बेस क्वांटिटी। V किसके इक्वल होता है? W ओवर Q के। और W किसके इक्वल होता है? FD ओवर IT। ठीक है। F के यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। D के यूनिट्स क्या होते हैं? मीटर ओवर करंट का यूनिट एम्पेयर आ गया, और टाइम का यूनिट क्या आ गया? सेकंड आ गया। तो यहां से V के यूनिट्स क्या निकल आए हमारे पास? व्हाट इज V इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब इनटू एम्पेयर। उसको हम इसके साथ कंपेयर कर देते हैं। ठीक है। तो एम्पेयर का भी हमारे पास क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। नहीं, कैंसिल आउट तो डिवाइड। क्यों? वो ऑलरेडी वो भी तो डिनोमिनेटर में ही है ना। यहाँ पे देखिए ना, ये भी डिनोमिनेटर में है। तो R विड बी इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पेयर डिवाइडेड बाय एम्पेयर। एम्पेयर एम्पेयर आपस में क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। R के यूनिट्स निकल आए। लेट्स पुट दैट हियर। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, सॉरी ये क्यूब था, इनटू एम्पेयर का स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर ओवर मीटर्स। एक मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा किलोग्राम्स मीटर क्यूब, सॉरी मीटर सिंपली क्यूब, नॉट ओवर क्यूब। सेकंड -3 एंड A -2। Am I clear? नेक्स्ट इज हमें कैलकुलेट करनी है रेजिस्टिविटी। वी हैव द फॉर्मूला राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो रेजिस्टिविटी वुड बी इक्वल्स टू R इनटू L ओवर A। नहीं सॉरी, A ओवर L है ना। हाँ, A ओवर L। Let's put the value. Ready your calculator. Resistance is given as 0.030. Area is given as 1.5 into 10 raised to power -6 over 2.5. Because millimeter square था, 1 milli is equals to -3 millimeter square -6 के इक्वल हो जाए। 18 नैनोमीटर। What is Precision हम डिस्कस कर चुके हैं। Least count of the apparatus. Explain why the Precision in the value of resistivity is improved by, because उसकी least count क्या होती है? Because micrometer screw gauge is more precise than, yes, micrometer has more least count, so it would be more precise with, क्यों 2 मार्क्स हैं, with least count of क्या होती है? 0.01 मिलीमीटर। वेर एज मीटर रूल की कितनी होती है? जस्ट 0.1 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर। 1 ही होती है, 0.1 तो फिर छोटी हो जाएगी, वो तो उसकी होती है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर की। ठीक है। नहीं यार, ये 3 है हमारी। मीटर रूल की होती है 1 मिलीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर्स होते हैं उनकी होती है 0.1 मिलीमीटर। और जो स्क्रू गेज होते हैं उनकी होती है 0.01 मिलीमीटर। ये आपने। देन वी हैव वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज, शुक्र है, डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट हमें ढूंढना है, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसने हमें क्या क्या फैक्टर्स दिए हैं? वो तो नहीं दिया हुआ फैक्टर। वेलोसिटी किसकी इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम के। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 1.5। और टाइम हम लोग नोट कर लेंगे, s इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एयर इज नेग्लिजिबल, तो g आ जाएगा यहाँ पे, और पॉजिटिव g ही आएगा हमारे पास। v की इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 0। तो s की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे? 1.25। हाँ, वो तो डिस्टेंस रेंज में आएगा ना वहां पे। मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8 का होल स्क्वायर वुड गिव अस t। पॉइंट 0.51 is the time. अब v is equals to d over t. d is 1.5 and t is 0.51. This would give us a velocity of 3 meters per second. ये horizontal component है, याद रखिएगा। Velocity as it hits the ground. तो vertical velocity हम लोग को find out करनी है, तो कैसे find out होगा हमारे पास? vf is equals to vi plus at को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 होगी, और a और t की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? 9.8, और g इज 0.5 था। टाइम क्या था? टाइम 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? अगर हम 4.95 हमारे पास, ठीक है। अब हम लोगों ने वेलोसिटी को, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई है? 4.95। ये कौन सा कंपोनेंट आया है? वर्टिकल वेलोसिटी का। ओवरऑल वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है? वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का सम ना, और स्क्वायर का होल अंडर रूट, ठीक है। तो हम क्या ले लेंगे? 4.95 का स्क्वायर प्लस 2.95 का स्क्वायर, 2.97, क्योंकि हमने राउंड ऑफ करके उसको 3 लिखा था ना। तो 2.97 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, तो क्या कह रही है? 5.8। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्टिकल ओवर हॉरिजॉन्टल। 4.95 तो नहीं आएगी, 4.99 आएगी। 99 लिख लो, 99 लिख लो बच्चा। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास क्या था? 4.99 डिवाइडेड बाय 2.97 टेंजेंट इनवर्स, वो आएगा तो उस तरफ ही पढ़ उसको लिख लीजिए, क्या आ जाएगा? So we have 5.8 here and 59 degrees here. Kinetic energy as it hits the ground. तो kinetic energy का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv square. Mass is 0.45. Velocity पे भी निकाल ली हमने, क्या है? 5.8 square. 0.5 into 0.545 into 5.8 would give us 7.57 rounded off to 7.6 joules. ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2, सॉरी, mgh। सो m की वैल्यू क्या है? 0.45 टाइम्स 9.8, और हाइट हमारे पास कितना था? 1.25। दिस वुड गिव अस 5.52 राउंडेड ऑफ टू, क्या हाफ बेटा? 1/2 mv स्क्वायर फॉर्मूला है। Can I go to the next part? Clear? Explain why the kinetic energy of the ball in does not equal the loss of gravitational potential energy. वो 7.6, cause अगर कुछ इक्वल नहीं हो रहा तो उसका रीजन क्या होता है? कि हमारे पास कुछ ना कुछ लॉस होगा। इट मस्ट हैव सम काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग, जो कि बाद में वेस्ट हो गई होगी, नहीं कन्वर्ट हुई होगी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में। उसकी अपनी कोई इनिशियल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट आ रहा होगा हमारे पास, तो भी फिट रहेगा।
देन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड that tells us of an object will continue its state of rest or uniform motion unless an external force is applied to it. So that is the end of this worksheet.